हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आशीष और आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक स्टोरीज हिंदी। आज राहुल और अवनी बड़े ही खुश थे क्योंकि आज उनकी स्कूल की एग्जाम खत्म हो चुकी थी और कल से गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। दोनों ने तय कर लिया था कि इन छुट्टियों में वो काफी धमाल करने वाले हैं। राहुल और अवनी दोनों भाई बहन थे। अवनी 15 साल की थी और राहुल 13 साल का। वो लोग मुंबई में रहते थे। दोनों ने तय कर लिया था कि हर बार की तरह इस बार भी वो अपने नानी के गांव जाएंगे। दोनों वहां जाने के लिए खासा उत्साहित थे क्योंकि लॉकडाउन की वजह से 2 साल बाद वे अपने नानी के गांव जाने वाले थे, लेकिन उनके पिता को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली थी, इसलिए इस बार वो दोनों सिर्फ अपनी माँ के साथ गांव जाने वाले थे। उनके जाने का दिन आ गया। पिताजी उन्हें छोड़ने रेलवे स्टेशन पर आए थे। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी छूटने वाली थी। उन सबको गाड़ी में बिठाकर उनके पिता यानी अनिल अपनी पत्नी अलका से कहते हैं, सुनो, सफर में तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। मैं अपना काम निपटाकर वहां जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करता हूँ। और हाँ बच्चों, ज्यादा मस्ती वगैरह मत करना। मैं जल्द ही तुम सबसे वहां आकर मिलूंगा। रेलगाड़ी के निकलने का वक्त हो गया। अनिल से विदा लेकर तीनों निकल पड़े। उनका गांव रत्नागिरी जिले में पड़ता था। गांव पहुंचने में उन्हें 5 से 6 घंटे लगने वाले थे। अवनी और राहुल गांव के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बड़े बड़े पहाड़ और नदी दिखाई देने लगी थी। इसका मतलब अब गांव काफी नजदीक था। स्टेशन पर उन्हें लेने उनके मामा दिलीप आए थे, जिनके साथ वे सभी अपने नानी के घर चले आए। गांव का माहौल काफी शांत और ठंडक भरा था। हवा में एक तरह की ताजगी थी। शहर की भीड़ भाड़ और प्रदूषण से दूर गांव में आकर उन्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा था। वो लोग घर पहुंच गए। उनके नानी का घर गांव के अंतिम छोर पर था। वहां बाईं ओर से कच्ची सड़क गुजरती थी, जहां से करीब 300 से 400 मीटर की दूरी पर एक बड़ा सा कुआं बना हुआ था। वो इलाका काफी सुनसान और वीरान था। उस तरफ बेर, इमली और जामुन जैसे कई पेड़ लगे हुए थे। वहां जाने के लिए एक संकरा रास्ता बना हुआ था, जिसके दोनों ओर झाड़ियां उगी हुई थी। अवनी और राहुल जब जब गांव आते, अपने मामा के लड़के सार्थक के साथ हमेशा उस तरफ घूमने के लिए जाते। दोपहर को खाना खाने के बाद उन्होंने थोड़ा आराम किया और शाम को अवनी, राहुल और सार्थक तीनों घूमने निकल पड़े। यहाँ वहां घूमने के बाद राहुल ने उस कुएं वाले रास्ते की तरफ जाने की इच्छा जताई, क्योंकि उस तरफ फलों के कई पेड़ थे। उसकी फल खाने की इच्छा हो रही थी। अवनी भी वहां जाना चाहती थी, लेकिन सार्थक उस ओर जाने से मना कर रहा था। तब अवनी ने उसे वहां ना जाने का कारण पूछा। तब उसने बताया कि घर वालों ने उसे उस तरफ जाने से मना किया है। बस दिन के वक्त ही गांव के कुछ बड़े लोग उधर लकड़ियां काटने के लिए जाते हैं, पर शाम होने के बाद गांव का कोई भी आदमी उस तरफ नहीं जाता। अवनी और राहुल को ये बात अजीब लगती है, क्योंकि 2 साल पहले जब वो दोनों अपने गांव आए थे, तब तो वो तीनों ना जाने कितनी बार उस कुएं वाली जगह पर जाते थे। वहां पर कई घंटे बिताते और फल भी खाते। तब तो ऐसी कोई बंदिश नहीं थी। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ था जो सभी उस जगह जाना ही नहीं चाहते थे? अवनी मुंह बनाते हुए कहती है, ये सब बातें तो बच्चों को डराने के लिए ही बड़ों के द्वारा फैलाई जाती है। ऐसी बातों का कोई तुक ही नहीं बनता। एक बार जाकर देख आते हैं, क्यों? राहुल भी जोर देते हुए कहता है, हाँ सार्थक भैया, दीदी ठीक कहती है। एक बार चलकर देखते हैं ना, जल्दी वापस आ जाएंगे। अवनी और राहुल के बार बार कहने पर सार्थक मान जाता है। ठीक है, चलते हैं, लेकिन अंधेरा होने से पहले लौट आएंगे। सार्थक के इतना कहते ही तीनों ही उस कुएं की तरफ निकल पड़े। वो तीनों उस संघरे रास्ते से होते हुए उस कुएं की तरफ जा पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कुएं की दीवार टूटी हुई हालत में है और कुएं के आसपास बड़ी बड़ी घास उग चुकी है। ऐसा तब होता है जब लोग उस जगह का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। पहले इस कुएं पर लोगों का अक्सर आना जाना लगा रहता था। लोग यहाँ पानी भरने आते
बच्चे कुएं से पानी निकालकर नहाते थे। खुद कई बार अवनी, राहुल और सार्थक यहाँ खेलने के लिए आते थे। पर अब ऐसा क्या हुआ था जो लोगों ने यहाँ आना ही बंद कर दिया? इस तरह के कई सवाल अवनी के मन में चल रहे थे। अवनी ने आगे जाते हुए उस कुएं में झांक कर देखा। कुएं का पानी काफी गहरा था और इस्तेमाल ना होने से उस पर काई जम गई थी। अवनी एकटक कुएं के अंदर के पानी को निहार रही थी। अवनी को ऐसे झांकते हुए देख सार्थक घबराते हुए कहता है, अवनी दीदी चलो यहाँ से। पर शायद अवनी के कानों तक सार्थक की बात नहीं पहुंच पाई। राहुल ने भी उसे आवाज लगाई, लेकिन अवनी को मानो उसकी आवाज जैसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। इसलिए सार्थक उसके पास जाकर उसे हिलाते हुए कहता है, अवनी दीदी क्या हो गया है तुम्हें? हम दोनों कब से तुम्हें आवाज लगा रहे हैं। दादी कहती है यूं इस तरह पानी को निहारते रहना ठीक नहीं, पानी आस लगाता है। अवनी होश में आती है, मानो जैसे वो कहीं खो सी गई थी। अवनी अपने सिर को झटके देते हुए कहती है, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरा अपने आप पर काबू ही नहीं था। सार्थक उसे संभालते हुए कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ नहीं आते, अंधेरा हो रहा है, किसी को पता चलने से पहले चलो यहाँ से। आई या फिर बाबा को पता चलेगा तो वो डांटेंगे हमें। इतना कहकर वो तीनों भी जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। उनके घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। जब वो घर पहुंचे तब नानी आंगन में तुलसी के पौधे के पास दिया जला रही थी। बच्चों को इस तरह हड़बड़ी में घर आते हुए देख उसने पूछा कि क्या सब ठीक है। तब तीनों ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए बात को टाल दिया। रात के करीब 9 बज रहे होंगे। सभी खाना खाकर आंगन में बैठे हुए थे। गांव की बिजली गुल हो गई थी। सभी बिजली के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। गर्मी के दिन भले ही थे, लेकिन गांव में इतनी गर्मी महसूस नहीं होती थी। चांद की चांदनी हर तरफ फैली हुई थी। नानी के घर के सामने एक बड़ा सा पेड़ था, जिसके बगल में शिव जी का मंदिर था। वहां अवनी और राहुल के मामा समेत बाकी पुरुष मंडली बैठकर बातें कर रहे थे। नानी, मामी और अवनी की माँ तीनों आंगन में बैठी हुई थी और बच्चे बाहर अपने आप में ही गुम थे। आज शाम को हुई उस अजीब घटना से राहुल थोड़ा डर गया था। अवनी भी गहरी सोच में थी। राहुल पूछता है, एक बात बताना सार्थक भैया, उस कुएं पर ऐसा क्या हुआ था जो सब लोग वहां जाने से कतराते हैं? सार्थक कहता है, मुझे ज्यादा तो कुछ पता नहीं, क्योंकि बड़े लोग इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। मुझे बस इतना पता है कि वहां कुछ तो जरूर हुआ था जो काफी भयानक था। राहुल और सार्थक दोनों आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन अवनी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसे कहीं से कोई आवाज सुनाई देती है। अवनी उठ खड़ी हुई और आवाज को ध्यान से सुनने लगी। आवाज कुएं की ओर जाने वाले रास्ते की तरफ से आ रही थी। अवनी ने ध्यान से सुना तो वो आवाज किसी के कराहने की लग रही थी। अवनी डरते हुए धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। वो देखना चाहती थी कि वह कौन है जो दर्द से करा रहा है, लेकिन घुप अंधेरे की वजह से उसे ठीक से कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। अवनी और आगे जाती है, अवनी और आगे जाती, तभी बिजली लौट आती है। अब वो आवाज भी आनी बंद हो गई थी, इसलिए अवनी वापस घर चली जाती है। देर रात हो रही थी, सब लोग सो रहे थे। अवनी भी गहरी नींद में थी। तभी उसे अपने शरीर पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस होता है। शरीर पर होने वाले उस अनचाहे स्पर्श से उसे असहज महसूस हो रहा था। वो उस अनचाही छुअन से निजात पाना चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो बर्फ की तरह जम सी गई हो। वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। अवनी को पसीना आने लगा था। उसे एक अजीब किस्म की बेचैनी महसूस हो रही थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी कि इस परिस्थिति से बाहर आए, पर किसी ने उसकी हलचल को रोके रखा था। अवनी संघर्ष कर रही थी। तभी अवनी की आंख खुल गई और तब उसने अपने आप को उस कुएं के पास पाया। अवनी हैरान थी। वो तो अपने घर में सो रही थी, तो अचानक यहाँ कैसे पहुंच गई? उसने अपने आसपास देखा। हर तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। उस माहौल में एक अजीब उन्माद था। अवनी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब उसे डर लग रहा था।
उसकी शक्ल रोने जैसी हो गई थी। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। तभी उसे फिर से वही कराहने की आवाज आती है। इस बार वो आवाज उस कुएं के अंदर से आ रही थी। अवनी ने डरते हुए कुएं में झांक कर देखा। तब अंदर से उसे दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती है, जिसे देख अवनी कांप गई। वो वहां से भागती, तभी किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया और अवनी सीधे उस कुएं में जा गिरी। अवनी जोर से चीखते हुए उठ गई तो उसने अपने आप को घर में अपने बिस्तर पर पाया। उसकी चीख सुनकर सभी घरवाले जाग जाते हैं। माँ ने उसकी पीठ सहलाते हुए पूछा कि हुआ क्या है। तब अवनी को समझने में देर नहीं लगी कि वो सपना देख रही थी। तब अवनी घूंट गले से नीचे उतारते हुए कहती है, आई, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। अवनी की सांसें तेज चल रही थी। तब माँ ने उसे शांत किया और समझाते हुए कहा, शांत हो जाओ बेटा, ये तो बस एक सपना था, इसलिए ज़्यादा सोचो मत। भगवान का नाम लेकर सो जाओ। माँ के दिलासे भरे शब्दों से अवनी को राहत मिली और भगवान को याद करते हुए वो सो गई। अगली सुबह वे सभी दिलीप के साथ उनके खेत में जाते हैं। दिलीप उन्हें अपना खेत दिखाने लाया था। राहुल और सार्थक तो खेत में यहाँ वहाँ घूम रहे थे, पर अवनी कल रात से थोड़ी डिस्टर्ब थी। वो उस सपने के बारे में सोच रही थी। उसका मन कहीं लग नहीं रहा था। तभी उसके बाबा यानी अनिल का फोन आता है। अपने बाबा से बात करके उसे अच्छा महसूस हो रहा था। कुछ देर के लिए वो कल रात की बात भूल गई थी। रात के करीब 9:30 बज रहे होंगे। खाना खाने के बाद सभी घर के बाहर आंगन में बैठे हुए थे। अवनी, राहुल और सार्थक तीनों घर के पास ही लुका छुपी खेल रहे थे। अवनी और सार्थक छुप गए थे और राहुल को उन्हें ढूंढना था। राहुल ने 1 से 10 तक की गिनती की और दोनों को ढूंढने में जुट गया। राहुल ने सार्थक को तो ढूंढ लिया था और अब अवनी को ढूंढना बाकी था। राहुल ने उसे हर तरफ ढूंढा, लेकिन वो मिल ही नहीं रही थी। ये बात जब सार्थक को पता चली तो वो भी उसे ढूंढने लगा। जब काफी देर ढूंढने के बाद भी अवनी नहीं मिली, तब वो दोनों डर गए और उन्होंने इस बात की खबर अपने घर वालों को दी। अवनी गुम हो गई है। ये बात सुनकर सभी लोग डर गए। दिलीप ने गांव वालों की मदद से अवनी को ढूंढना शुरू कर दिया। सभी लोग रात के अंधेरे में अवनी को यहाँ वहाँ ढूंढने लगे, पर अवनी थी कि कहीं मिल ही नहीं रही थी। तब दिलीप को थोड़ा शक हुआ और उसने सभी को उस कुएं की तरफ चलने के लिए कहा। उस वक्त रात के करीब 11 बज रहे होंगे। दिलीप के साथ कुल 10-12 लोग अवनी को ढूंढने उस कुएं की तरफ निकल पड़े। थोड़ी देर बाद सभी कुएं के पास पहुंच गए और दिलीप ने वहां जो देखा उससे वो हैरान रह गया। अवनी कुएं के पास बेहोश पड़ी हुई थी। दिलीप को समझ में नहीं आता कि अवनी बेहोश कैसे हुई और वो यहाँ पहुंची कैसे। दिलीप ने अवनी को उठाया और घर ले आया। अवनी को इस हालत में देख अलका भी तनाव में आ गई थी। अलका पानी के छींटे अवनी के मुंह पर मारते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद अवनी होश में आ जाती है। तब सबकी जान में जान आई। अवनी ठीक थी, बस उसके सिर में थोड़ा दर्द हो रहा था। दिलीप ने उससे पूछा कि वो उस कुएं की तरफ कैसे पहुंची। अवनी याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसे बस इतना याद था कि वो सभी लुका छिपी खेल रहे थे और वो घर के पास से जो कच्ची सड़क गुजरती है वहां पर लगे एक पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है। अवनी ने पीछे मुड़कर देखा और उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं था। अवनी की ये बात सुनकर दिलीप और लता यानी अवनी की मामी एक दूसरे की ओर परेशान होकर देखते हैं, लेकिन अवनी सही सलामत मिल गई। इस बात से उसकी माँ खुश थी। अब रात काफी हो चुकी थी। घर के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। हॉल में दिलीप, सार्थक और राहुल सो रहे थे, तो उसके बगल वाले कमरे में अलका और अवनी के सोने की व्यवस्था की गई थी और दूसरे बेडरूम में नानी और लता सो रही थी। तभी लता की नींद खुल जाती है। किसी आवाज को सुनकर उसकी नींद टूटी थी। उसने बिस्तर से उठकर देखा तो सभी लोग सो रहे थे, बस अवनी कहीं नजर नहीं आ रही थी।
अवनी को अपने कमरे में ना पाकर उसे चिंता होने लगी। उसे लगा कि कहीं फिर से अवनी कहीं गुम तो नहीं हो गई। वो ये बात दिलीप को बताने जा ही रही थी कि तभी उसे बर्तन गिरने की आवाज आती है। आवाज किचन से आ रही थी। लता सजग हो गई और धीरे धीरे अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा रही थी। लता ने डरते हुए किचन में झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। अवनी किचन प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई थी और बर्तनों में रखे खाने को किसी राक्षस की तरह खा रही थी। अवनी का ध्यान लता की ओर जाता है। अवनी ने एक शैतानी मुस्कान के साथ लता को देखा। अवनी की आंखों की पुतलियां सफेद नजर आ रही थी, जिसे देखकर लता के दिल की धड़कनें जैसे थम सी गई। लता चीखना चाहती थी, पर वो इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। लता तुरंत वहां से भागकर अपने कमरे की तरफ बढ़ती है, लेकिन बीच में उसने कुछ ऐसा देख लिया जिससे उसे एक और धक्का लगा। लता ने देखा कि अवनी अपने माँ के साथ गहरी नींद में सो रही थी। लता हैरान थी। वो मन में सोचती है, अरे ये कैसे हो सकता है? अभी तो इसे मैंने किचन में देखा था और इतनी जल्दी ये यहाँ कैसे पहुंची? क्या ये मेरा कोई भ्रम था? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। ये सब सोचते हुए लता बिस्तर पर लेट गई। उसके मन में कई सवाल कौंध रहे थे, जिनका जवाब उसके पास नहीं था। इन्हीं सवालों में उलझते हुए लता को कब नींद आ जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। सुबह हो गई, लेकिन लता के जहन में रात की वो बात अभी भी ताज़ा थी। वो सोच रही थी कि ये बात अलका को बताए या नहीं। वो ये बात दिलीप को बताना चाहती थी, लेकिन दिलीप आज सुबह ही किसी ज़रूरी काम से जल्दी बाहर चला गया था। राहुल, अवनी और सार्थक हॉल में बैठे हुए थे। अंदर अलका और लता रसोई में सबके लिए चाय नाश्ता बना रही थी। तभी अलका उन तीनों के लिए दूध लेकर आती है। सार्थक और राहुल ने तो दूध का ग्लास ले लिया, पर जब लता ने अवनी को दूध का ग्लास देना चाहा, तब अवनी ने उसे लेने से इनकार करते हुए भारी आवाज में कहा, मुझे दूध नहीं चाहिए, मुझे चाय पीनी है। जाओ, जाकर मेरे लिए चाय लेकर आओ। अवनी की ये बात सुनकर लता हिल गई। उसे अवनी से डर लग रहा था। वो तुरंत रसोई घर के अंदर चली गई। इस बात से वहां बैठे राहुल और सार्थक भी हिल गए। थोड़ी देर बाद लता ने उसे गर्म चाय लाकर दी, जिसे अवनी ने एक ही झटके में पीकर खत्म कर दी। लता ये देखकर हैरान रह गई। उसे अब यकीन होने लगा था कि अवनी के साथ जरूर कोई ना कोई गड़बड़ तो है। पूरा दिन लता घबराई हुई घूमती रही। अब रात हो चुकी थी, करीब 12 बज रहे थे। सब लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे। तभी प्यास लगने से अलका की नींद खुल गई। उसने उठकर अपने बाजू में देखा तो अवनी वहां नहीं थी। अवनी को ना पाकर वो डर गई। उसने पूरे घर में उसे ढूंढा। इस दौरान सभी की नींद खुल गई। अवनी कहीं गायब हो गई है, ये जानकर सभी चिंता में पड़ गए। उन्होंने पूरा घर छान मारा, अड़ोस पड़ोस में भी देखा, लेकिन उन्हें अवनी कहीं नहीं मिली। सभी परेशान थे। अलका तो रोने लगी थी। तभी लता गंभीर लहजे में कहती है, शायद मुझे पता है कि अवनी कहाँ हो सकती है। सब लता की तरफ देखने लगे। दिलीप चिढ़ते हुए कहता है, अगर तुम्हें पता है तो जल्दी बताओ। लता थोड़ी कतराते हुए कहती है, हो सकता है वो शायद उस कुएं की तरफ गई हो। लता की बात सुनकर सभी घरवाले तुरंत कुएं की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि अवनी उस कुएं पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में शायद कोई मरा हुआ जानवर था, जिसे वो खा रही थी। उसके हाथों और मुंह पर खून लगा हुआ था। ये भयानक मंजर देख वहां मौजूद सभी की रूह कांप गई। अपनी बेटी को इस हालत में देख अलका भी सकते में आ गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्हें देखकर अवनी भयानक तरीके से हंसने लगी। वो हंसी किसी शैतान की तरह लग रही थी। अलका ने अवनी को जोर से पुकारा, लेकिन अवनी अब बदल चुकी थी। अवनी अजीब सी आवाज में कहती है, चले जाओ यहाँ से,
ये लड़की अब मेरी है, इसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। अवनी को इस तरह बात करते देख दिलीप समझ गया कि ये मामला अलग है। अवनी पर जरूर किसी का साया है, इसलिए उसने अपने कुछ विश्वासु लोगों को वहां बुलाया और उनके साथ मिलकर अवनी को जबरदस्ती खींचते हुए घर लेकर आया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आने वाली पूर्णिमा को मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर जाऊंगा। अवनी के अंदर की वो रूह चिल्ला रही थी, जोर जोर से हंस रही थी और उन लोगों की पकड़ से छूटने के लिए हाथ पैर हिला रही थी। दिलीप ने उन लोगों की मदद से अवनी को एक कमरे में ले जाकर बेड पर रस्सी से मजबूती से बांध दिया और उस कमरे को बंद कर दिया। ये देखकर अलका उसका विरोध करने लगी। कैसे ना करती, आखिर एक माँ अपनी बेटी को ऐसी हालत में कैसे देख सकती थी। तब दिलीप उसे समझाते हुए कहता है, मेरी बात सुनो अलका, ये हमारी अवनी नहीं है, बल्कि ये कोई शैतानी आत्मा है जिसने अवनी के शरीर पर कब्जा कर लिया है। अवनी की भलाई इसी में है कि वो उस कमरे में बंद रहे, कि हम इस बात का उपाय जरूर करेंगे, बस तुम हौसला बनाए रखना। दिलीप के लिए ये सब कहना तो आसान था, पर अलका ही जानती थी कि उसके दिल पर क्या बीत रही थी। अवनी को इस हाल में देख वो तिल तिल मर रही थी। ये बात उसने फोन करके अनिल को बताई। जब अनिल को पूरी बात पता चली, तब वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर गांव की तरफ निकल पड़ा। अब सुबह हो चुकी थी और इस तरफ अनिल गांव जाने की तैयारी कर रहा था। उसे किसी भी तरह जल्द से जल्द गांव पहुंचना था, क्योंकि जब से उसने अवनी के बारे में सुना था, उसका किसी भी बात में मन नहीं लग रहा था। गर्मी की छुट्टियां होने की वजह से उसे ऐन वक्त पर रेलवे का टिकट मिलना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन उसे जल्द गांव भी पहुंचना था। इसलिए उसके एक दोस्त ने अपनी पहचान से उसके बाय रोड जाने का इंतजाम कर दिया। अब रात होने वाली थी। दिलीप ने अपने पहचान के एक व्यक्ति, जिनका नाम संदीप महाराज था, उन्हें अवनी की मदद के लिए बुलाया था। संदीप महाराज रात 11 बजे उनके घर पहुंचे। उन्होंने सबको घर से बाहर रुकने के लिए कहा, ताकि झाड़ फूक करते वक्त कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अवनी को एक कुर्सी से बांध कर रखा था, ताकि वो कोई विघ्न उत्पन्न ना करे। संदीप महाराज ने मंत्रोच्चार शुरू किया, जिससे अवनी के अंदर मौजूद रूह को तकलीफ होने लगी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तेज हवाएं चलने लगी थी। माहौल में तनाव बढ़ने लगा था। अवनी कुर्सी के साथ हवा में झूल रही थी। बाहर आंगन में सभी एक साथ खड़े थे। संदीप महाराज ने मंत्र जाप करते हुए पूछा, बता कौन है तू? इस लड़की के शरीर पर तूने कब्जा क्यों कर रखा है? इस लड़की का शरीर छोड़ दे, तुझे मुक्ति दिलाने में मैं तेरी मदद करूंगा। छोड़ दे इस लड़की के शरीर को, वरना। महाराज आगे कुछ कहते, तभी अवनी के अंदर की उस शैतानी आत्मा ने कहा, वरना वरना क्या कर लेगा? तू कुछ नहीं कर सकता और तू कभी नहीं जान पाएगा कि मैं कौन हूँ। रहा सवाल इस लड़की का, तो इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, वो भी पूर्णिमा की रात। इतना बोलकर अवनी नीचे गिरकर बेहोश हो गई। संदीप महाराज बाहर आए। घर के सभी लोग उनकी राह देख रहे थे। सभी जानना चाहते थे कि अंदर क्या हुआ, क्या बात बन पाई थी। संदीप महाराज एक लंबी आह भरते हुए कहते हैं, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। यह आत्मा बहुत जिद्दी है। वो पूर्णिमा की रात इस लड़की को मारकर उसकी आत्मा को अपने साथ लेकर जाएगा। संदीप महाराज की ये बात सुनकर सभी घर वाले डर गए। अलका तो रोने लगी थी। उसे संभालते हुए दिलीप कहता है, अब क्या करें महाराज, आप ही बताइए। महाराज कहते हैं, अगर किसी तरह से ये पता चल जाए कि ये किसकी आत्मा है, तो कुछ बात बन सकती है। दिलीप हाथ जोड़कर कहता है, अब सिर्फ आप ही का सहारा है महाराज, कुछ कीजिए, कल फिर से एक बार कोशिश कीजिएगा। संदीप महाराज निराश होते हुए कहते हैं, मुझे बताने में खेद है कि इस प्रक्रिया में मैंने मेरी अर्जित की हुई सारी शक्ति, सारी ऊर्जा इस्तेमाल कर ली है। अब अगर फिर से इस प्रक्रिया को अंजाम देना है, तो मुझे दोबारा पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, जिसमें वक्त लगेगा। तब तक मैं कुछ कह नहीं सकता।
तभी बिन मौसम बिजली चमकी और बादल गरजने के साथ हवाएं चलने लगी। दिलीप, अलका, लता, नानी, सार्थक और राहुल सभी मौसम में अचानक आए इस बदलाव से अचंभित हो गए। दिलीप ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है महाराज? संदीप महाराज मौसम का आकलन करते हुए कहते हैं, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये कुदरत का तरीका है हमें आने वाली मुसीबत से अवगत कराने का। कुदरत हमें अपने बदलते मिजाज से इशारे देती है और ये इशारा है कि कुछ बुरा होने वाला है। महाराज की ये बात सुनकर उन सबके चेहरों पर डर की लकीरें उभरने लगी। इतना बोलकर संदीप महाराज चले गए। सभी वापस घर के अंदर आए और थोड़ी देर बाद खबर आई कि संदीप महाराज अब नहीं रहे। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। वही उनकी आखिरी उम्मीद थी, एक उम्मीद जो बिखर गई। तभी अनिल वहां आ पहुंचा। अनिल को देखकर अलका उससे लिपटकर रोने लगी। अनिल और अलका दोनों अवनी से मिलने उस कमरे में जाते हैं। अवनी बेड पर बेहोश होकर पड़ी थी। उसकी हालत काफी नाजुक लग रही थी। उसका शरीर जैसे सिकुड़ने लगा था। होठ फट गए थे, चेहरा सफेद और नसें उभर कर दिखाई देने लगी थी। हाथ और पैरों पर रस्सियों के निशान पड़ चुके थे, जो झाड़ फूक के समय संघर्ष करते हुए पड़े थे। अपने बेटी की ऐसी हालत देख उसके आई बाबा का कलेजा फट रहा था। अलका और अनिल उसके सिरहाने बैठते हैं। अलका उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रही थी। तभी अवनी होश में आती है। अवनी अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहती है, आई मुझे बचा लो आई, नहीं तो यह शैतान मुझे अपने साथ ले जाएगा। अनिल कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटी, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अलका और अनिल दोनों अपनी बेटी को तसल्ली दे रहे थे कि तभी अवनी का रूप बदलने लगा। वो फिर से उसी भयानक रूप में आ गई। उसकी आवाज बदल गई। क्यों अपनी बेटी को झूठी तसल्ली दे रहे हो? कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग, तुम्हारी बेटी जरूर मरेगी। अनिल आवेश में आकर कहता है, छोड़ दे शैतान मेरी बेटी को। लेकिन इस बात का उस आत्मा पर कुछ भी असर नहीं होता। उल्टा अवनी को तकलीफ होने लगी थी। अवनी को और तकलीफ ना हो, इसलिए दोनों को उस कमरे से बाहर निकलना पड़ता है। अलका के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अनिल उसे हौसला तो दे रहा था, पर अंदर से वो भी टूट चुका था। इस तरह 2 दिन बीत गए। अब अवनी के पास सिर्फ 24 घंटे बचे थे। अगर कुछ ना किया गया तो अवनी का बचना मुश्किल था। अलका ने खाना पीना छोड़ दिया था। अनिल की हालत भी जुदा नहीं थी। अनिल को उसके एक दोस्त का फोन आता है। वो अपने बेटे के जन्मदिन पर अनिल और उसकी पूरी फैमिली को इनवाइट करना चाहता था और खास तौर से बच्चों को पार्टी में जरूर लेकर आने पर जोर दे रहा था। बातचीत के दौरान बच्चों का जिक्र आते ही अनिल की आवाज टूटने लगी। दुख से अनिल का गला भर आया। उसकी आंखें छलक उठी। ये बात उसके दोस्त से छिप ना सकी। उसने अनिल से इस बात का कारण पूछा। फिर अनिल ने उसे सारी हकीकत से रूबरू कराया। अनिल को लग रहा था कि उसके दोस्त को ये बात कोरी बकवास लगेगी। उसका दोस्त समझदार था। वो अनिल को हिम्मत देते हुए कहता है, मुझे तेरी बात पर भरोसा है, तू फिक्र मत कर। मैं जानता हूँ किसी को जो इस मामले में तेरी मदद कर सकते हैं। मैं तुझे उनका नंबर फॉरवर्ड करता हूँ, उनसे बात कर लेना। मुझे पूरा यकीन है कि वो तेरी मदद जरूर करेंगे। अनिल ने बिना वक्त गवाए तुरंत उस नंबर पर कॉल लगाया। वो विराज का नंबर था। फोन राघव ने उठाया। तब अनिल ने उसे यहाँ की सारी परिस्थिति समझाई। राघव ने उन्हें जल्द वहां पहुंचने का आश्वासन दिया। दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, लेकिन विराज का अब तक कोई अता पता नहीं था। इसलिए अनिल ने तय कर लिया कि अब वही कुछ करेगा। अलका भी उसके साथ थी। माँ बाप होने के नाते वो इस तरह चुपचाप नहीं बैठ सकते थे। दिलीप ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं माने। बिना कुछ सोचे समझे वो दोनों अवनी के कमरे में आए और उस आत्मा को ललकारने लगे। वो आत्मा तो थी ही जिद्दी, वो भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। वो अपने रस्सियों को तोड़ते हुए उठ खड़ी हुई और उसने अनिल को दबोच लिया। उस अवनी रूपी आत्मा ने अनिल का गला दबाना शुरू किया। उसके अंदर गजब की ताकत थी।
अलका अनिल को बचाने आगे बढ़ी, लेकिन उस आत्मा ने अलका को जोर का धक्का देकर नीचे गिरा दिया। दिलीप उन्हें बचाने के लिए कमरे की तरफ बढ़ता है कि तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अनिल और अलका दोनों अंदर बंद हो गए। अनिल का दम घुटने लगा था। वह शैतानी रूह अनिल पर भारी पड़ रही थी। अब किसी भी पल अपनी मजबूत पकड़ से वो आत्मा अनिल के गले की हड्डी तोड़ देती। तभी जोरों से शंखनाद हुआ, जिससे उस आत्मा का ध्यान विचलित हुआ। दरवाजा खुला और विराज अंदर आया। उसके पीछे पीछे राघव भी अंदर आया। उसने अभिमंत्रित भस्म अवनी के माथे पर लगाई। वैसे ही उसने अनिल का गला छोड़ दिया। वह शैतानी रूह शांत हो गई, जिससे अवनी भी बेहोश हो गई। विराज और राघव अनिल और अलका को लेकर बाहर आए। दोनों की हालत पस्त थी। विराज कहता है, मुझे दिलीप जी ने सब कुछ बताया कि कैसे आप उस आत्मा से खुद निपटने चले गए। मैं माफी चाहता हूँ कि मुझे आने में देर हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भावना में बहकर खुद उस शैतानी आत्मा से निपटे। ये बात आपके लिए और आपकी बेटी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। अनिल अपने किए पर शर्मिंदा था। उसने विराज से अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगाई। विराज कहता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरा ये जानना जरूरी है कि इस बात की शुरुआत कैसे और कब हुई। तब दिलीप ने उसे उस रात से लेकर आज तक का सब कुछ बताया। विराज कहता है, ठीक है, लेकिन इतना काफी नहीं। अभी भी कुछ कड़ियां गायब है। अवनी उस कुएं के पास मिली थी। इसका मतलब उस कुएं की जगह पर कुछ तो नकारात्मक है जो अवनी से जुड़ गया है। लेकिन ये जुड़ाव अपने आप तो नहीं बना होगा। क्या अवनी वहां इससे पहले भी गई थी? विराज की इस बात पर सभी लोग राहुल और सार्थक की तरफ देखने लगे। दोनों समझ गए थे कि अब छुपाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए उन्होंने सब सच बता दिया कि कैसे वो लोग उस शाम कुएं पर गए और कैसे अवनी ने कुएं के अंदर झांकते हुए अपने होश खो बैठी। बच्चों की ये बात सुनकर दिलीप ने उन्हें खूब डांट फटकार लगाई, लेकिन विराज ने बीच में दखल देते हुए दिलीप को शांत करते हुए कहा, ये वक्त इन सब बातों का नहीं। ये तो पता चल गया है कि गड़बड़ कुएं पर जाने से शुरू हुई, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि उस कुएं पर ऐसा क्या हुआ था जिसने उस जगह को नकारात्मक बना दिया? तब दिलीप ने बताया कि एक रोज जब गांव की ही एक महिला शाम के वक्त उस कुएं पर पानी भरने गई, तब उसे वहां किसी के होने का एहसास हुआ। पहले तो उसे लगा कि ये उसका वहम होगा, लेकिन यही घटना और 4-5 लोगों के साथ हुई। एक रात उनके पड़ोस में रहने वाले राम भाऊ को कुएं से पानी निकालते वक्त वहां किसी का साया दिखाई दिया। राम भाऊ डर गया और ये बात गांव में फैल गई कि रात के वक्त कुएं के पास किसी का साया घूमता है। फिर लोगों ने वहां जाना ही बंद कर दिया। बस दिन के वक्त ही लोग उस तरफ लकड़ियां बटोरने जाते हैं, लेकिन शाम के बाद वहां कोई नहीं जाता। दिलीप ने संदीप महाराज के बारे में भी जानकारी दी। विराज ने पूरी बात ध्यान से सुनी। विराज गंभीर लहजे में कहता है, इसका मतलब उस कुएं वाली जगह पर जरूर कोई ऐसी अनहोनी घटना हुई थी जिसका इस आत्मा से सीधा संबंध है। ये आत्मा बहुत चालाक है। ये हमें अपने वजूद से कभी वाकिफ नहीं होने देगी। एक बात बताइए, जब पहली बार ये घटना हुई थी, इस बात को कितना वक्त हो गया है? करीब 4-5 महीने बीत चुके होंगे, दिलीप ने बताया। तब विराज कुछ सोचते हुए कहता है, राघव, हमें उस जगह जाकर देखना होगा। दिलीप जी, आप भी हमारे साथ चलिए, लेकिन उससे पहले हमें अवनी की सुरक्षा का इंतजाम करना होगा। विराज अपनी बैग से कुछ नींबू निकालते हुए कहता है, ये 4 अभिमंत्रित नींबू है। इसे अवनी के बिस्तर के चारों कोनों में रखना होगा। इन्हें रखने के बाद 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। इससे उस आत्मा की शक्तियों पर पाबंदी लग जाएगी और वो अवनी के शरीर में कैद हो जाएगा, जिससे वो चाहकर भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और हमारे काम में भी कोई बाधाएं उत्पन्न नहीं कर पाएगा। ये कार्य शुरू करने से पहले ये रक्षा सूत्र आप अवनी की कलाई पर बांध देना, जिससे अवनी सुरक्षित रहेगी। ये कार्य अलका जी आपको संपन्न करना होगा। बिल्कुल भी डरिए मत, महादेव आपके साथ है। विराज ने नींबू और रक्षा सूत्र अलका को दिए और राघव और दिलीप को लेकर कुएं की तरफ निकल पड़ा। तीनों थोड़ी देर में उस जगह पर पहुंच गए।
हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। विराज और राघव ने उस जगह का अच्छे से मुआयना किया, लेकिन कुछ खास हासिल नहीं हुआ। तब विराज ने अपनी आंतरिक शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो उसने कठिन परिश्रम और अपने पुण्य कर्मों से प्राप्त की थी। विराज ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाकर देखा। तब कुएं के पिछले वाले हिस्से से उसे कुछ अनुभूति मिलती है। विराज ने उस जगह जाकर वहां की जमीन को छू कर देखा। तब उसे बहुत ही कम आवृत्ति में कंपन महसूस होता है। विराज को यकीन हो गया कि यहाँ पर ऐसा कुछ है जिसका उस आत्मा से संबंध है। विराज ने दिलीप को वहां की जमीन को खोदने के लिए कहा। दिलीप और राघव ने मिलकर कुछ ही देर में उस जगह को खोद डाला और वहां जो मिला उससे सभी हैरान रह गए। वहां पर किसी का कंकाल गड़ा हुआ था, जिसे देख दिलीप चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने दिनों से कुएं के पास किसी का कंकाल गड़ा हुआ है। विराज ने अपने घुटनों पर बैठकर उन हड्डियों को छूकर देखा तो उसे एक विजन दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद विराज कहता है, यही है सारी मुसीबत की जड़। ये कंकाल उसी आत्मा का है जिसने इस वक्त अवनी के शरीर पर अपना कब्जा जमाया है। इस कंकाल का हमें विधिवत अंतिम संस्कार करना होगा, क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद आत्मा चाहे ना चाहे उसे मुक्त होना ही पड़ता है। दिलीप हड़बड़ाहट में आते हुए कहता है, तो चलिए अभी इसी वक्त इसकी अंतिम विधि कर देते हैं। विराज मना करते हुए कहता है, नहीं, इस वक्त हम ये अंतिम विधि नहीं कर सकते, क्योंकि अभी रात है और अंतिम संस्कार हमेशा दिन में सूर्य नारायण की उपस्थिति में ही करना चाहिए। हमें सुबह का इंतजार करना होगा। आप एक काम कीजिए, इन हड्डियों को एक लाल कपड़े में समेट लीजिए। दिलीप वहां की हड्डियां समेटने लगा, जिसमें राघव उसकी मदद करता है। उसके बाद वे तीनों घर लौट आए। इस तरफ अलका ने सफलतापूर्वक कार्य को पूरा कर लिया जो विराज ने उसे सौंपा था। वो सभी सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। सुबह हो गई। विराज कहता है, आप किसी पंडित को बुला लीजिए जो अंतिम संस्कार करेगा। दिलीप ने पंडित को बुला लिया। फिर पंडित जी ने मिली हुई उन हड्डियों का विधिवत अंतिम संस्कार किया। विराज के बताए हुए टोटके ने उस आत्मा को बांध रखा था, जिस वजह से उसने ज्यादा विरोध नहीं किया। जैसे ही अंतिम विधि सफल हुई, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई और इस तरफ अवनी की हालत में भी तेजी से सुधार होने लगा था। अवनी अब ठीक नजर आ रही थी, बस उसे थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। अवनी समेत उसके पूरे परिवार के मन में कई सवाल थे, जिनके जवाब सिर्फ विराज के पास थे। विराज ने बताना शुरू किया, तो सबसे पहले आपके मन में यही सवाल होगा कि ये किसकी आत्मा थी। तो सुनिए, कल रात जब हम उस जगह पर गए, तब वहां कुएं के पिछले वाले हिस्से में हमें किसी का कंकाल मिला, और जब मैंने ध्यान लगाकर उसे छूकर देखा, तब मुझे उसका भूतकाल दिखाई दिया। किसी भी वस्तु को छूकर उसका भूतकाल देखने की क्षमता विराज के पास थी, जिसका इस्तेमाल करके उसने सब कुछ देख लिया कि वहां पर क्या हुआ था। विराज आगे बताता है, मैंने अपने विजन में देखा कि उस रात 3 लोग उस कुएं के पास छिपे हुए थे। वो लोग चोर थे, जिन्होंने एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया था, लेकिन हिस्सेदारी को लेकर उनमें बहस होने लगी, जिसमें 2 लोगों ने आपस में समझौता करके चोरी का माल आधा आधा बांट लिया और तीसरे को मारकर उसकी लाश को वही कुएं के पास गाड़ दिया। उस आदमी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई और वो वही मंडराने लगी, क्योंकि ऐसी आत्माओं का एक तय किया हुआ दायरा होता है, इसलिए वो उस कुएं से बनकर रह गई। उसे जरूरत थी तो बस एक शरीर की, और जब उसने अवनी को देखा तो वो उसकी ओर आकर्षित हो गया। दिन ब दिन वो शक्तिशाली होता गया और उस आत्मा ने अवनी को पोजेस कर लिया। लेकिन अब चिंता की कोई जरूरत नहीं, अब उस आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। अब सब कुछ पहले जैसा ठीक हो चुका था। अवनी के पूरे परिवार ने विराज का शुक्रिया अदा किया। विराज ने एक और मामला सफलतापूर्वक सुलझा दिया था और आगे भी कई ऐसे मामले थे जो उसकी राह देख रहे थे।